हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे हमारा 11th चैप्टर 11th क्लास का, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस। देखो, काइनेटिक थ्योरी सबसे पहले मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने दोनों ने 19th सेंचुरी में दी थी। मैक्सवेल ने और बोल्ट्जमैन ने दोनों ने दी थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो गैस का बिहेवियर बताया था किस पे, कि मतलब उन्होंने गैस का बिहेवियर इस तरीके से बताया था कि गैस जो है क्या है, रैपिडली, मतलब गैस जो है एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, रैपिडली मूव कर रहे होते हैं गैस के बीच में हमारे पार्टिकल। तो उन्होंने गैस का बिहेवियर ये बताया था। ठीक है, बाद में फिर इसने जो ये थियरी ये आई थी कि जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, गैस में, और मतलब उनकी अलग अलग स्पीड होती है सबकी। तो बाद में ये दिया था, एवोगैड्रो ने ला दिया था। ठीक है, तो ये हमारी कुछ गैसेस के बारे में थी। फिर जो आया कि मॉलिक्यूल नेचर ऑफ द मैटर, मतलब क्या आया कि अलग अलग सॉलिड्स में आया। जैसे इन सॉलिड्स में हमें क्या देखा, सॉलिड्स में ऐसा मिला कि सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड के बीच में इंटरएटॉमिक जो डिस्टेंस होती है ना, हम या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सॉलिड्स में जो एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। एटम्स या मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होते हैं तो क्या होता है, मतलब उनके बीच में इंटरएटॉमिक स्पेसिंग डिस्टेंस नियरली कितने होता है, 2 एंगस्ट्रम होता है। देखो कितना कम होता है, बहुत ही कम होता है इनके बीच में, तो 2 एंगस्ट्रम। ठीक है, उसके बाद इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद लिक्विड्स में देखा, अलग अलग आया, तीनों चीजों में अलग अलग देखा गया। पहले लिक्विड्स में, फिर पहले सॉलिड्स में, फिर लिक्विड में। लिक्विड में क्या देखा गया कि इससे इससे कम टाइटली पैक्ड होते हैं, कंपेरेबल, इससे कम, कंपेरेबल टाइटली पैक्ड, मतलब इससे कम होते हैं, लेस टाइटली पैक्ड, मतलब इसमें कम टाइटली होते हैं। और इनके बीच में जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल की, कह सकते हैं वो नियरली 2 एंगस्ट्रम होती है। पूरी 2 एंगस्ट्रम नहीं होती, वो नियरली 2 एंगस्ट्रम होती है, पूरी सिर्फ होती है सॉलिड्स में। ठीक है, तो लिक्विड्स में नियरली 2 एंगस्ट्रम्स आती है, ये होती है लिक्विड्स में। लेकिन बाद में जब गैसेज, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज ही हमारा आज का टॉपिक है, बाद में गैसेज के बारे में बताया गया। इन गैसेज, जो हमारी गैसेज होती हैं वो बहुत दूर दूर होती हैं। मतलब मान लिया गैसेज में ऐसे होता है, दूर दूर मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनके बीच में कोई इंटरएटॉमिक जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा होता है। क्योंकि इनमें देखो बहुत कम होगा, क्योंकि सॉलिड्स में टाइटली पैक्ड होते हैं। उसके बाद लिक्विड में होता है, लिक्विड में क्या होते हैं, उस कंपेरेबल लेस टाइटली होते हैं। उसके बाद गैसेज में देखो, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर तक होते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी को हम कब देख सकते हैं, जब वो मान लिया कोलाइड करें, है ना, कोलिजन पोजीशन में हो, तभी हम उन्हें देख सकते हैं कि उनके बीच में कितने डिस्टेंस है, कितना कोलिजन हुआ, कैसे हुआ। तो ये सिर्फ कोलिजन पे होगा, अदरवाइज हम उनके बीच की डिस्टेंस नहीं देख सकते, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे ये मान लिया मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, अगर मान लिया ये ऐसे मूव कर रहा है हमारे इसमें सराउंडिंग में, तो क्या होगा, एक ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इससे दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने से पहले, इससे कोलिजन करने से पहले, इसने जितनी भी अपनी डिस्टेंस कवर की है वो हमारी क्या होती है, मीन फ्री पाथ। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि मान लिया हमारे जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं बहुत दूर दूर मूव कर रहे हैं इस तरीके से, और हमने बताया था कि कोलिजन से पहले हम किसी भी उसकी प्रॉपर्टी को नहीं बता सकते। कोलिजन क्या होगा, ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ कोलाइड करेगा, कोलिजन से पहले ये जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, मीन फ्री पाथ। तो बाय डेफिनेशन देखते हैं कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस एन एटम या फिर मॉलिक्यूल, दोनों हम ले सकते हैं, एटम या हमारे मॉलिक्यूल्स, एटम या मॉलिक्यूल्स कैन ट्रेवल, जो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ना, ट्रेवल विदाउट कोलाइडिंग, विदाउट कोलाइडिंग इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। वो हमारी क्या होती है, मीन फ्री पाथ। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, मीन फ्री पाथ। मतलब मीन फ्री पाथ क्या हुआ कि कोलाइड करने से पहले वो जितनी भी डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस को कवर करते हैं, वो हमारी क्या होती है, मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो ये हमारे बाद ये जो आया ना, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ने इन तीनों के बारे में ये बता दिया था। ठीक है, कि गैसेज जो होते हैं, गैसेज में अलग अलग डिस्टेंस होती है, तो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, उसके बाद आया कि हमारी आइडियल गैस और
जो हमारी रियल मतलब परफेक्ट गैस और आइडियल एक तरीके से जो हमारी आइडियल और परफेक्ट गैस एक ही होती है ना। रियल गैसेस देखो, आइडियल गैसेस क्या होती है, पहले आइडियल गैसेस करेंगे फिर रियल गैसेस पे। आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस एक वो, या फिर हम उसको परफेक्ट गैस भी कह सकते हैं, जो स्ट्रिक्टली ओबे करे किसको, जैसे हमारे जो गैस लॉ थे उनको ओबे करे। देखो गैस लॉ के बारे में आगे इसी में मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम आइडियल गैस देखते हैं, विच ओबे द गैस लॉ, विच ओबे द गैस लॉ स्ट्रिक्टली, मतलब देखो स्ट्रिक्टली। अब गैस लॉ हमारे कौन कौन से थे? पहला आया हमारा बोयल्स लॉ, बोयल्स लॉ, बाद में चार्ल्स लॉ ने दिया, चार्ल्स लॉ, एंड फिर आया डाल्टन लॉ। ये हमारे तीनों क्या थे? गैस लॉ। जब इन तीनों को, मान लिया कोई गैस इन तीनों लॉ को फॉलो करे तो वो होती है हमारी आइडियल गैस। रियल गैस क्या होती है? जो हमारे इनको अनफॉलो करे, इससे जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। रियल गैस विच डज नॉट फॉलो द, विच डज नॉट फॉलो द गैस लॉ, फॉलो द गैस लॉ। अब देखो ये तीनों लॉ को फॉलो कर रही थी, और एक होती है कि हमारी जो मतलब जो ना फॉलो करे वो होती है हमारी रियल गैस। ठीक है, अब देखो इन सब के बाद एक आइडियल गैस के बारे में उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई आइडियल गैस की, कि जो साइज होता है मॉलिक्यूल ऑफ गैस का मॉलिक्यूल का साइज बहुत ही जीरो होता है, मतलब एक टाइप से उन्होंने जीरो माना कि जो हमारा गैस का मॉलिक्यूल होता है उसका साइज जीरो है। ठीक है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे आइडियल गैस का साइज हमने क्या माना? पॉइंट मास मान लिया। ठीक है, दूसरा क्या है कि उनके बीच में जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों क्या माने? नेग्लिजिबल। वो कब फॉलो होंगे अट्रैक्शन और रिपल्शन? जब वो कोलाइड कर रहे होंगे। अदरवाइज जो उनके बीच में, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन को नेग्लिजिबल माना। ठीक है, तो जो रियल गैस होती है वो कभी भी परफेक्ट गैस नहीं हो सकती। ये हो गया था गैस के बारे में ये सारी। तो उसके बाद जो ये हमारी थी, तो जो ये रियल गैस है ये कभी भी परफेक्ट गैस नहीं हो सकती। ये परफेक्ट गैस कब हो सकती है? जो ये रियल गैसेज होती है, देखो जैसे हमारी जो रियल गैसेज होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। कब? अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो? हाई हो, एंड प्रेशर क्या हो? लो। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यानी अगर हमें मान लिया कि अगर रियल गैस दे दी जाए और कहें कि इन्हें आइडियल गैस में चेंज करो, तो हमें कौन सी इसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी? हम उसका टेम्परेचर को ज़्यादा कर दें और प्रेशर को क्या कर दें? लो। तो उस पॉइंट पर हमारी जो रियल गैस है वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लग जाएगी। तो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैसेस बिहेव्स एज ए किसकी तरह? आइडियल गैस। ये थी हमारी पॉइंट गैस के बारे में। तो गैस के बारे में सारे पॉइंट हो गए। सबसे पहला क्या था कि हमने अलग अलग सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में देखा। सॉलिड्स में बहुत कम इंटरएटॉमिक डिस्टेंस होती है, लिक्विड में कंपेरेबल लेस होती है, गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होने के कारण इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बहुत कम होता है ना, होता ही नहीं, नेग्लिजिबल होता है। और अगर मान लिया टकराने से पहले उन्होंने जितनी भी डिस्टेंस कवर की वो हमारी क्या थी? मीन फ्री पाथ। समझ आए? फिर उसके बाद जो है हमारी आइडियल गैस और रियल गैसेज आई। आइडियल गैसेज क्या होती हैं? जो ओबे करती हैं गैस लॉ को। गैस लॉ हमारी कौन कौन सी थी? बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड डाल्टन लॉ। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आए हमारी रियल गैसेज क्या होती है? जो हमारे गैस लॉ को फॉलो ना करें और एट ए हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर सारी की सारी रियल गैसेज आइडियल गैसेज जैसा बिहेव करती हैं। ठीक है, तो ये अब तक की हमारी ये हो गई थी। अब देखो हम बताएंगे कि जो बिहेवियर मतलब गैसेस का बिहेवियर कैसे होता है, और हमारे जो परफेक्ट गैस की जो हमारी इक्वेशन होती है, बिहेवियर ऑफ गैसेस बताएंगे। पहले हमारी जो परफेक्ट गैस होती है उसकी इक्वेशन देखते हैं। परफेक्ट गैस इक्वेशन हम क्या लेते हैं? PV इज इक्वल टू nRT, है ना। 1 नंबर ऑफ मोल के लिए क्या हो जाएगी? PV इज इक्वल टू RT।
ये होती है हमारी परफेक्ट गैस की इक्वेशन। और जो हमारा मतलब कई बार हम आर की वैल्यू भी लेते हैं ना, आर, क्योंकि इसमें आर, ये हमारा आर क्या, हमारा गैस कांस्टेंट, इस आर की वैल्यू कई बार क्या लेते हैं, आर की वैल्यू कई बार 8.3, ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बता चुकी, 8.31 लेते हैं। और कई बार आर की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1.98, और नियरली किसके इक्वल, 2 के इक्वल। तो आर की वैल्यू हमारी जो गैस इक्वेशन, जो गैस कांस्टेंट होता है ना आर, तो इनमें ये वैल्यू लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो हमें क्या बताना, बिहेवियर ऑफ ए रियल गैसेस विद बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, अब देखो कुछ बिहेवियर और आइडियल गैसेस, मतलब जो रियल और आइडियल गैसेस का जो बिहेव आया वो कुछ इस तरीके से आया था। देखो ये हमारी थी आइडियल गैस का, ये हमारी क्या थी, आइडियल गैस। आइडियल गैस ये हमारा क्या था, पीवी बाय आर टी, है ना, पीवी बाय एन टी, सॉरी क्योंकि आर तो हमें निकालना है ना, ये आर है ना, ठीक है, एन टी, पीवी बाय एन टी। और यहाँ पे हम लेंगे प्रेशर, यहाँ पे हमारा गैस कांस्टेंट आ रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे ना तो पीवी, जैसे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो अगर आर निकालेंगे तो पीवी बाई एन टी आ जाएगी, तो हम यहाँ पे आर देखेंगे, यानी हमारा गैस कांस्टेंट, और यहाँ पे प्रेशर देखेंगे। ठीक है, अब देखो हमारी जो ये मतलब ये ग्राफ आया, देखो जब हमने अलग अलग टेम्परेचर पे रियल गैसेस को देखा तो क्या आया, ये तो हमारी आइडियल गैस थी, फिर हमने रियल गैसेस को अलग अलग उस पे लिया। ठीक है, हमारा ग्राफ ही इनके बीच में था, आर जो हमारा गैस कांस्टेंट था प्रेशर के बीच में। देखो फिर क्या आया, जो एक ग्राफ क्या गया, जो रियल गैसेस था ना, रियल गैसेस तो जो थी ना हमारी, अलग अलग टेम्परेचर पर T1 T2, जैसे मान लिया एक टेम्परेचर पर हमने देखा कि रियल गैसेस कुछ इस तरीके से गई, ये मान लिया टेम्परेचर T1 पर थी। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर T2 पे हमारी रियल गैसेस कुछ इस तरीके से गई, और उसके बाद हमारी जो रियल गैसेस हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारी टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2 एंड टेम्परेचर T3 पर थी। ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T। यहाँ इस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि एट ए, ये हमारी जो रियल गैसेस थी ना, ये कैसे बिहेव किया इन्होंने हमें क्या बताया कि ऑल कर्व्स जो है रियल गैसेस के, इनके वो अप्रोच कर रहे थे किसको, आइडियल गैस को, है ना। सारे के सारे जो हमारे रियल गैसेस के जो कर्व है वो आइडियल गैस को देखो अप्रोच कर रहे हैं ना, अप्रोच, है ना। मतलब ये क्या हुआ, ये और ये जो पोजीशन आई, ये कब आई, एट ए लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो रियल गैसेज है वो आइडियल की तरह बिहेव कब कर सकती है, जब हमारे पास कंडीशन क्या हो, लो प्रेशर हो एंड हाई टेम्परेचर हो। ये ग्राफ कुछ इसी तरीके से आया, है ना। तो ये ग्राफ इसलिए आया क्योंकि हमने क्या किया, लो प्रेशर ले लिया एंड टेम्परेचर को हाई कर दिया। टेम्परेचर को हाई करने से, प्रेशर को लो करने से सारी की सारी रियल गैसेस का बिहेव कैसा हो गया, आइडियल गैसेस की तरह, है ना। ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब क्योंकि मॉलिक्यूल हमारी जो गैसेस थी उनके बीच में इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होता है, तो नो कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, है ना, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो हमारी सारी की सारी रियल गैसेस है वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करने लग जाएंगी। देखो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जब हमने, क्योंकि हमने क्या किया, लो टेम्परेचर पर लिया और प्रेशर को हाई कर दिया। क्योंकि हम देखो शुरू में हम ऐसे मानते, देखो इसको समझने का लिए इसका क्या मतलब है, इस ग्राफ से क्या मतलब है कि हमने शुरू में आइडियल गैस ले ली थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, आइडियल गैस में हमने क्या किया कि टेम्परेचर, जो हमने ये रियल गैसेज ली ना, इनको हमने क्या किया, क्योंकि देखो रियल गैसेज में हमें पता है बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। टेम्परेचर को हमने बहुत ज्यादा हाई किया लेकिन प्रेशर को हमने कम करे रखा। प्रेशर को कम करे रखा तो उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस थे ना, वो बहुत कम थे और वो मूव नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ, उनके बीच में इंटरेक्शन क्या हो गया, नेग्लिजिबल। इंटरेक्शन नेग्लिजिबल हो गया तो सारी की सारी रियल गैसेज आइडियल गैसेज की तरह बिहेव करने लग गई। और आइडियल गैसेज में यही तो होता है, उनके बीच में इंटरेक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है, इसीलिए सारी की सारी रियल गैसेज है वो आइडियल गैसेज जैसा बिहेव करने लग गई। कब, जब हमने लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर लिया, ठीक है। तो इस ग्राफ का यही मतलब था, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब यहां से क्या आया कि हमारा जो पीवी है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि प्रेशर हमने लो लिया था, वॉल्यूम हमारी थी ही नहीं, तो हमें यहां से ये मिला,
ठीक है। उसके बाद इस ग्राफ के बाद है ना 3 लॉ आए, है ना। उसके बाद सबसे पहले आया चार्ल्स लॉ। अब देखो जो हमारे गैस लॉ थे ना, जो हमारी परफेक्ट गैस ओबे कर रही थी, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। गैस लॉ सबसे पहले आएगा बोयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। अब देखो इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दे और प्रेशर को इनवर्सली रिलेट करवा दे वॉल्यूम के साथ। हमें गैस गिवन है, किसी भी गिवन, जैसे हमने एक वेसल में हमें जो गैस दे दी उसका मास जो है वो कांस्टेंट रख दिया, लेकिन टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा, सिर्फ किसके बीच में रिलेशन करवाया, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में इनवर्सली रिलेशन करवाया। तो बॉयल्स लॉ ने क्या कहा कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ गिवन मास, देखो फिर बॉयल्स लॉ ने ध्यान में रखते हुए क्या कहा कि टेम्परेचर को हम अगर गैस मतलब किसी भी गिवन मास पर गैस गिवन है, अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख दें और प्रेशर को इनवर्सली रिलेट करवा दें किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, यानी उनका जो लॉ आया वो कुछ ये आया। ये हमारा क्या था, बॉयल्स लॉ, कि प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड विद द वॉल्यूम। अगर हम गैस की वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो हमें प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम हो जाएगा, कम करना पड़ेगा। तो यही अगर हम मान लिया प्रेशर को कम करेंगे तो हमें गैस की वॉल्यूम ज्यादा लेनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ से, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो हमें चाहिए कि सारी की सारी रियल गैसेज आइडियल गैसेज जैसा बिहेव करेंगी, तो हमें यहाँ से यही चाहिए थी। तो अगर प्रेशर कम करना पड़े, अगर प्रेशर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी वॉल्यूम को, गैस को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गैस हमें लेनी पड़ेगी। तो ये पहला जो हमारा गैस लॉ था, ये हमारा बॉयल्स लॉ आया। तो यहाँ से जो बॉयल्स का ग्राफ आया वो कुछ इसी तरीके से आया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, प्रेशर को कम करवा के वॉल्यूम को ज्यादा किया था। इसका मतलब यहाँ से जो फर्स्ट ग्राफ आया वो कुछ इसी तरीके का था। ये फर्स्ट, ये आया था सेकंड, ये इससे ही मीट कर रहा था यहाँ पर ये, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ये ला दिया था कि प्रेशर को अगर हम कम करेंगे तो वॉल्यूम को हमें ज्यादा चाहिए, तो ये रिलेशन आया था प्रेशर एंड वॉल्यूम में। ये प्रेशर थी, ये हमारा वॉल्यूम थी। और थर्ड कुछ इसी तरीके से इससे अलग मीट कर रहा था। और ये हमारी जो सॉलिड, ये जो लाइन दिख रही है सॉलिड लाइन, ये किसकी, हमारी रियल गैसेस की। ये हमारी रियल गैसेज है एट टेम्परेचर T1 पर, T2 पर, T3। ये हमारी T1, T2 एंड T3 ये हमारी है रियल गैसेज। और ये जो हम गैसेज करेंगे ये हमारी है आइडियल गैसेज। आइडियल गैसेज, ये आइडियल गैस है। और इससे रिलेटेड फिर ये कुछ इसी तरीके से आइडियल गैस आई थी ये, ठीक है। तो ये ग्राफ था कुछ हमारा पी, यानी बॉयल्स लॉ ने, उन्होंने अपने लॉ में बताया था कुछ इस तरीके का ग्राफ कि अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो हमें वॉल्यूम क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज। उन्होंने उनके बीच में इनवर्स रिलेशन दिया था। तो ये था फर्स्ट लॉ, दैट गैस का फर्स्ट लॉ, दैट इज बॉयल्स लॉ। उसके बाद बॉयल्स लॉ के बाद चार्ल्स लॉ ने बॉयल्स लॉ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि ये करेक्ट है कि जो हमारी रियल गैसेज हैं वो आइडियल गैसेज की तरह बिहेव करती हैं। कब, जब टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, एंड प्रेशर क्या हो, लो। ये रिलेशन आया। बाद में फिर चार्ल्स लॉ ने बॉयल्स लॉ को एक्सेप्ट करते हुए अपना रिलेशन दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख लें, प्रेशर को कांस्टेंट रख लें तो जो हमारी वॉल्यूम है वो डायरेक्टली रिलेट करेगी टेम्परेचर के साथ। उन्होंने बॉयल्स लॉ को भी एक्सेप्ट किया और उसके बाद अपना एक लॉ दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट रख लें, बॉयल्स लॉ ने क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को, प्रेशर को वॉल्यूम के साथ इनवर्सली रिलेट करवाया था। बाद में चार्ल्स लॉ ने कहा कि प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम को डायरेक्टली रिलेट करवाएंगे टेम्परेचर के साथ। तो उस अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ठीक है, तो ये आया। ये था चार्ल्स लॉ की व्हेन प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली एज द टेम्परेचर ऑफ गैस। तो ये रिलेशन आया। फिर बाद में अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर पर देखा, क्योंकि हमने क्या किया था, टेम्परेचर को हमने, क्योंकि अलग अलग प्रेशर पे देखा, अलग अलग प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर हमने कांस्टेंट रख लिया था। तो 3 डिफरेंट प्रेशर पे देखा कि जो एग्रीमेंट आया था कि एट ए लो टेम्परेचर,
एंड हाई प्रेशर एट ए लो हाई प्रेशर हाई लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे जो एक गैस है वो क्या कर रही थी, उन्होंने ये एग्रीमेंट दे दिया था कि जो रियल गैसेज है वो आइडियल गैसेज जैसा बिहेव कर रही थी। उसके बाद जो एक ग्राफ आया चार्ल्स लॉ का, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। प्रेशर P1 पर कुछ लाइन आई ऐसे, ठीक है, प्रेशर P2 पर कुछ ऐसे, एंड प्रेशर थर्ड पर आई कुछ इस तरीके से, इसके बिल्कुल नियर। उसके बाद ये जो सॉलिड लाइन है किसकी थी, रियल गैसेस की, सॉलिड लाइन है रियल गैसेस की। और जो डॉटेड लाइन आएंगी, देखो इसकी आई डॉटेड लाइन, ये हमारी किसकी है, आइडियल गैसेस की। ये आई डॉटेड लाइन इसकी, और ये होगी, फिर ये डॉटेड लाइन आई कुछ इसकी होगी, एंड ये फिर डॉटेड लाइन आई इसकी। या तो ये था हमारा चार्ल्स लॉ का ग्राफ, कि उन्होंने क्या माना कि ये हो गया टेम्परेचर, प्रेशर को हमने कांस्टेंट मानना था, एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में उन्होंने रिलेशन बताया कि डायरेक्टली रिलेट करेंगे। अगर मान लिया किसी गैस की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, देखो अगर मान लिया वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा ग्राफ आएगा कुछ इसी तरीके से, है ना, क्योंकि अगर मान लिया वॉल्यूम बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। अगर ये हो गया, ये वाला ग्राफ है, ठीक है, ये P3, तो P1 P2 एंड P3, तो उन्होंने जो चार्ल्स लॉ ने तो ये अपना कुछ ग्राफ दिया था, ठीक है। बाद में फिर डाल्टन ने कहा कि अगर कैसा रहे ये ग्राफ अगर हम मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लें। बाद में कहा कि अगर हम नॉन इंटरेक्टिंग आइडियल गैसेस का मिक्सचर ले लें, एक पहले बोयल्स लॉ ने एक गैस ली, अलग अलग गैस ली, चार्ल्स लॉ ने भी एक सिंपल गैस ली थी। बाद में डाल्टन ने कहा कि अगर हम गैसेस का मिक्सचर ले लें, तो देखो ये आया PV इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारा, nRT। और अलग अलग मान लिया फर्स्ट गैस के लिए हमारा इसके लिए क्या आ जाएगा, μ1 मतलब N1 प्लस N2 अप टू सोन N तक इंटू RT, ये हो जाएगा अलग अलग गैसेस के लिए। तो PV इज इक्वल टू N की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, PV बाय RT हो जाएगी, ये हो जाएगी ना PV। तो μ1 क्योंकि यहाँ से N क्या हो जाएगी, PV बाय RT हो जाएगी। तो N1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि μ1 है N1 हो गया ना, ये हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा क्योंकि हमें प्रेशर चाहिए यहाँ से, क्योंकि अगर हमें प्रेशर चाहिए ना तो प्रेशर तो यही आएगा, क्या आ जाएगा μ1, है ना। अलग अलग देखेंगे ना, ये PV यहाँ से मान लिया अलग अलग, ये PV इज इक्वल टू nRT आ गया। तो अगर हम यहाँ से प्रेशर देखें तो किसके इक्वल आएगा, N1 RT बाई किसके इक्वल आ जाएगा, V, प्लस P2 जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, N2 RT बाय V, क्योंकि अलग अलग आएगा μ2, है ना, N1 और N2, क्योंकि अलग अलग के लिए प्रेशर P इज इक्वल टू P1 और P2, है ना। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से डाल्टन लॉ ने क्या कहा कि जो टोटल प्रेशर है गैसेस का वो सम ऑफ द किसके इक्वल आता है, एवरेज प्रेशर अप टू सोन तक। तो डाल्टन लॉ ने बाद में मिक्सचर ऑफ गैसेस लिया, और डाल्टन लॉ ने क्या कहा कि जो प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर होता है आइडियल गैसेस का वो किसके इक्वल आता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर। मतलब जो इंडिविजुअल गैसेस हैं मिक्सचर के ऊपर अलग अलग प्रेशर लगाएंगी, उनका जो टोटल प्रेशर आएगा उन इंडिविजुअल पार्टिकल के प्रेशर के सम के इक्वल आएगा। ये हमारा क्या था, डाल्टन लॉ। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे डाल्टन्स लॉ की, क्योंकि तीनों ने अपने अलग अलग ला दिए थे। पहले जो बोयल्स लॉ ने हमें कहा था कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इन्वर्सली रिलेट करवाएंगे। बाद में चार्ल्स लॉ ने कहा कि नहीं, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली रिलेशन करवाएंगे। उसके बाद डाल्टन ने कहा कि हम गैसेज का मिक्सचर ले लेते हैं, गैसेज का मिक्सचर लेंगे, और फिर जो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग लॉ हमारा क्या था, ठीक है। तो ये डाल्टन लॉ की डेफिनेशन थी कि टोटल प्रेशर जो होता है मिक्सचर का, आइडियल गैसेस के मिक्सचर का, वो सम होता है पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड द इंडिविजुअल गैसेस इन मिक्सचर, ठीक है। तो ये आया था हमारा डाल्टन लॉ। तो ये तीनों लॉ आए गैसेस के बेस पे आए थे। अब उसके बाद हम करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि आज की हमारी टॉपिक है। देखो हमारी जो काइनेटिक थ्योरी थी, ये जो क्लेसियस था उन्होंने ये जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दी थी, उन्होंने कुछ अजम्पशंस माने थे।
उन्होंने क्या क्या माना देखो। सबसे पहला उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा कि जो गैसेज है ना वो कंसिस्ट होते हैं किससे, बहुत मतलब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जिनकी ऑर्डर लगभग 10⁻23 हो जाती है। बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है हमारी जो गैस होती है, एक सिंपल गैस का मॉलिक्यूल। विच आर परफेक्टली इलास्टिक इन स्फीयर। क्या होते हैं परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर। इलास्टिक क्या होते हैं, जैसे मान लिया अगर बॉल को रिबाउंड करेंगे तो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। इसका मतलब उस पूरे प्रोसेस में इलास्टिक जब कोलिजन होता है तो मोमेंटम और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व रहती है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो जो गैस है मिलकर बने होते हैं छोटे छोटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर होते हैं और वो हम आइडेंटिकल होते हैं, है ना। अगर एक ही एटम के होंगे तो सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे, अगर अलग अलग के होंगे तो अलग अलग होंगे। तो यही उन्होंने पहले अपने अजम्पशंस में बताया था। पहला जो उन्होंने एक्सपेक्ट दिया था कि उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के मॉलिक्यूल, जो गैस है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर होते हैं। अगर एक ही एटम के होंगे तो सारे मॉलिक्यूल सेम होंगे, अगर डिफरेंट के होंगे तो डिफरेंट होंगे। ठीक है। सेकंड क्या आया कि जो मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस है वो एक स्टेट इंसेसेंट रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब कि लगातार वो मोशन करते रहते हैं, है ना। अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, अलग अलग स्पीड के साथ जाते हैं और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को ओबे करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया मॉलिक्यूल रेस्ट में है, जब तक हम उसको एक्सटर्नल प्रेशर ना दे तब तक वो मोशन में ना आए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ उनके उनमें कुछ मोमेंटम भी होगा तो सेकंड लॉ भी हो गया। थर्ड लॉ क्या होगा, रिबाउंड करके एक्शन और रिएक्शन भी इसमें फॉलो करेंगे, इसलिए न्यूटन, इसलिए कहा कि वो न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं। थर्ड लॉ क्या आया कि साइज ऑफ द, मतलब थर्ड पॉइंट क्या आया कि जो साइज होती है गैस मॉलिक्यूल की बहुत ही स्मॉल होती है ना। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का जो साइज हमने पॉइंट मास माना था, जबकि उनके बीच में डिस्टेंस जो होती है गैस के मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा होती है। तो उन्होंने यही बताया कि जो साइज होता है गैस मॉलिक्यूल का बहुत स्मॉल होता है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कहा। तो टिपिकल साइज लगभग जो मॉलिक्यूल का होता है वो मान लिया 2 एंगस्ट्रॉम माना पहले। ठीक है। फिर एवरेज डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन 2 एंगस्ट्रॉम माना, हेंस वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो गया इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब क्या आया कि जो मॉलिक्यूल है ना गैस का, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है ना उसको नेग्लिजिबल मानना एज कंपेयर टू जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है ना। क्योंकि मॉलिक्यूल तो हमारा क्या पॉइंट मास है, तो वो वॉल्यूम तो कुछ ऑक्यूपाई करेगा ही नहीं, तो सिर्फ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किसकी मानी, गैस की। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बताया कि जो मॉलिक्यूल है वो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं करते एक दूसरे में, है ना, ड्यूरिंग कोलिजन। बस जब तक वो कोलिजन करते तब तक ही उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, अदरवाइज उनमें कुछ ऐसा नहीं होता। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था। द कोलिजन ऑफ, मतलब जो मॉलिक्यूल में होते हैं देमसेल्फ विद द वॉल ऑफ द, मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो खुद के साथ भी कोलिजन करते हैं और वॉल ऑफ द जो कंटेनर की वॉल है उसके साथ भी मतलब क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। और उनके बीच में मोमेंटम होता है, और क्योंकि अगर मान लिया वॉल के साथ कोलिजन करेंगे, वॉल के साथ कोलिजन करते हैं तो इलास्टिक, क्योंकि पहले जो सेकंड अजम्पशंस में क्या माना था उनके बीच में कैसा होता है, पहले वाले में क्या माना था कि उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक है इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है वो कंजर्व रहेंगे, तो यही इसमें कहा गया। फिर उन्होंने सिक्स्थ में क्या बताया कि देयर इज नो कंसेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंटेनर। उन्होंने ये कहा कि अगर हम गैस के मॉलिक्यूल एक पॉइंट पे लेंगे तो वो एक पॉइंट पर कंसेंट्रेट नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। क्योंकि मोशन जो गैस के मॉलिक्यूल वो मोशन करते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड के साथ, तो एक पॉइंट पे वो कंसेंट्रेट नहीं रहेंगे। ठीक है। सेवंथ क्या आया कि जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, है ना। सक्सेसिव कोलिजन एंड एवरेज स्ट्रेट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। मतलब अलग अलग जैसे स्ट्रेट लाइन में फॉलो करते हैं और कोलिजन से पहले जितनी भी डिस्टेंस वो कवर करते हैं वो हमारी क्या होती है, मीन फ्री पाथ। ये हमारा सेवंथ पॉइंट था। एट्थ पॉइंट क्या है कि हमारा जो कोलिजन होता है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होता है ना। इंस्टेंटेनियस मतलब लगातार होता रहता है टाइम के साथ। तो टाइम ऑफ कोलिजन होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, हम एक टाइप से ऐसे ले सकते हैं कि वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि टाइम तो उनमें कुछ लगता ही नहीं ना, तो टाइम तो नेग्लिजिबल रहेगा कोलिजन में, क्योंकि लगातार उनके बीच में कोलिजन होता रहता है, तो टाइम हम उसके बीच में नेग्लिजिबल लेंगे एज कंपेयर टू किससे, इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। जब जैसे दो सक्सेसिव कोलिजन मतलब ऐसे दो सक्सेसिव कोलिजन, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में तो कोई कोलिजन के बीच में टाइम लगेगा ही नहीं, सिर्फ इनके बीच में लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ये था। तो ये हमारी क्या थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 8 अजम्पशंस थे जो कि क्लेसियस ने अपनी थ्योरी में बताए थे। तो ये हमारी क्या थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
तो अब हम बात करेंगे कि जो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस, है ना। मतलब देखो, अगर हम मान ले कि हमने ये कोई बॉक्स ले लिया, ठीक है, क्यूब ले लेते हैं। क्यूब के अंदर देखेंगे कि मॉलिक्यूल जो है वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने कोई क्यूब ले लिया, ये क्यूब ले लिया हमने, तो क्या होगा, देखो, ये हम मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये हम मान लेते हैं जेड एक्सिस, ये हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमने क्योंकि क्यूब लिया है तो हम मानेंगे शुरू में हमारी क्या रहेगी कि आइडियल गैस हमने इस क्यूब के अंदर रख दी जिसकी लेंथ एल है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला किसके पैरेलल है, इसके, है ना, ओ एक्स, ये हमारा पॉइंट ओ एक्स, और ये वाई, और ये हम मान लेते हैं जेड, क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, अलग अलग डायरेक्शन में जाता है ना, अलग अलग स्पीड के साथ। तो हमने क्या माना कि ये हमने मान लिया गैस मॉलिक्यूल जिसका मास m है वो विद वेलोसिटी vx, vy एंड vz के साथ मूव करा, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा। तो x एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी vx होगी, y एक्सिस के अलोंग vy होगी एंड z एक्सिस के अलोंग vz होगी, है ना। अब देखो, क्योंकि हम जो मूव करता है वो क्या करता है, परफेक्टली, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिकली मोशन करता है ना, परफेक्टली इलास्टिक। क्योंकि देखो, अगर मान लिया मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर है, तो क्या होगा, इसके साथ जैसे ही वो टकराएगा, है ना, क्योंकि कोलिजन हमारा क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, रिबाउंड करेगा। देखो यहाँ पे मान लिया, देखो शुरू में हम इसकी स्पीड vx, vy एंड vz मान लेते हैं, इनिशियली मानना है ये, ठीक है। जैसे ही इस वॉल के साथ टकराएगा वापस अपनी उसी पोजीशन पे आएगा रिबाउंड होके, तो ये माइनस vx हो जाएगा, vy हो जाएगा और vz। सिर्फ अब हम x एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, z और y और z एक्सिस की हम बात नहीं कर रहे। तो क्या होगा, x एक्सिस के अलोंग जो है यहाँ से रिबाउंड होके वापस अपनी उसी पोजीशन पे आएगा, तो x एक्सिस वाली माइनस vx हो जाएगा, है ना, हो गया, रिवर्स हो जाएगा x वाला डायरेक्शन। अब क्या होगा, इसका मतलब जो वेलोसिटी है ना मॉलिक्यूल की आफ्टर कोलिजन वो ये हो गई माइनस vx, vy एंड vz, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मोमेंटम, जो ये कोलिजन है इलास्टिक है, तो मोमेंटम चेंज क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसा आएगा। तो फाइनल क्या है हमारा, माइनस एम वी एक्स और माइनस ऑफ एम वी एक्स, ये आ जाएगा। ये शुरू में क्या है फाइनल, तो फाइनल एम वी एक्स आएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, एम वी और ये हमारा एक्स है ना, एम वी एक्स और माइनस और एम वी एक्स, इनिशियली तो हमारा एम वी एक्स था और फाइनल हमारा माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस टू एम वी एक्स। तो ये क्या आ गया हमारा, चेंज इन मोमेंटम। और अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इसमें क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर यूज करेंगे तो 2mvx, ठीक है। तो ये हमारा आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब देखो, हमारा जो मॉलिक्यूल है स्मॉल इंटरवल टाइम में x कंपोनेंट्स के साथ वेलोसिटी vx इसने क्या की, डिस्टेंस कवर की, ठीक है। फिर उसने क्या किया, प्लेनर की जो वाल थी ना उसके साथ हिट किया विद ए डिस्टेंस ऑफ vx इंटू डेल्टा टी, क्योंकि देखो हमारी जो स्पीड होती है वो किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, उस जो हमारा जो मॉलिक्यूल है रिबाउंड किया था, उन्होंने कोलाइड किया था, उसकी हमें डिस्टेंस चाहिए कि उसने रिबाउंड करने के लिए उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो हमें डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ से, डिस्टेंस, है ना, तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, जो वॉल ऑफ द कंटेनर के, तो विद इन द इलास्टिक डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ये हमारी किसके इक्वल आ गई, डिस्टेंस के, है ना, कि उस मॉलिक्यूल ने कितने डिस्टेंस कवर की होगी। फिर क्या हुआ कि जो ये हो गया हमारा, है ना, ये हमारी होगी। अब ये हमारी क्या आई थी, डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालनी है कि जो ऑल मॉलिक्यूल लाएंगे इन द वॉल्यूम, क्योंकि क्यूब की वॉल्यूम तो हमें चाहिए, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगी, डिस्टेंस इंटू एरिया, एरिया इंटू लेंथ होती है ना, एरिया इंटू डिस्टेंस होती है ना, एरिया इंटू लेंथ होती है, लेंथ हमारी डिस्टेंस ही होती है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगी, एरिया
इंटू लेंथ, लेंथ एक टाइप से डिस्टेंस, तो ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारी क्या आ गई वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ 3D में इसलिए माना कि हम, क्योंकि हमें ये निकालना था एक्सप्रेशन, है ना। तो हमारे पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अगर एक नंबर ऑफ गैस के एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वॉल्यूम ये है, तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगी, एन इंटू ए वी एक्स डेल्टा टी। एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए वॉल्यूम ये थी, और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए वॉल्यूम ये आ जाएगी, एन इंटू ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो जो हमारा मॉलिक्यूल था उसने क्या किया, ये हमारी क्या आ गई थी, ये आ गया था एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के वॉल्यूम। अब जो हमारा ये था मॉलिक्यूल, उसने क्या किया, हाफ डिस्टेंस तो वो इस डायरेक्शन में गया, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और हाफ डिस्टेंस के बाद उसने अपना पाथ रिवर्स कर लिया था। पाथ रिवर्स कर लिया था इसका मतलब ऑपोजिट अपनी हाफ हाफ कर लिया था ना उसने अपना एवरेज डिस्टेंस। तो एवरेज डिस्टेंस अगर हाफ कर ली, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसकी वॉल्यूम भी क्या लिखेंगे, हाफ, एन ए वी एक्स डेल्टा टी, क्योंकि उसने हाफ कर ली थी। आधा डिस्टेंस उसने इस डायरेक्शन में मूव किया, फिर रिबाउंड हो गया, आधा डिस्टेंस उसने इस डायरेक्शन में मूव किया, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी हाफ कर दी। अब क्या है कि जो कोलिजन है ना वन मॉलिक्यूल का, इम्पार्ट ए मोमेंटम कितना, एक मॉलिक्यूल के लिए जो मोमेंटम है वो कितना आ रहा है, 2mvx एक मॉलिक्यूल के लिए, है ना। तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब इतने इतने वॉल्यूम के लिए कितना मोमेंटम आ जाएगा। देखो एक, जब हमारी वॉल्यूम क्या थी ना देखी, तो एक मॉलिक्यूल के लिए हमारा मोमेंटम ये आया था 2mvx। अब इतनी वॉल्यूम के लिए, क्योंकि हमारे पास इतनी वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम के लिए हमारे पास मोमेंटम क्या आ जाएगा, इसके साथ मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n-a-v-x डेल्टा टी इंटू में कितना आ जाएगा, 2mvx। ये आ गया किसके लिए, इतने मोमेंटम के लिए, 2mvx मोमेंटम के लिए, है ना, इतनी सॉरी इतनी वॉल्यूम के लिए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए, एक वॉल्यूम के लिए ये आया था मोमेंटम, और इतनी वॉल्यूम के लिए ये मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, एम एन ए वी एक्स स्क्वायर डेल्टा टी, क्योंकि एम वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये हमारा किसके इक्वल आया, मोमेंटम के इक्वल आ गया ना, ये हो गया मोमेंटम इन पार्ट, क्योंकि हमने टोटल मोमेंटम निकाला ना। सिंपल मॉलिक्यूल के लिए ये था, एक मॉलिक्यूल के लिए, और इतने नंबर ऑफ वॉल्यूम के लिए इतना मोमेंटम आ गया, ये मोमेंटम ट्रांसफर आया है ना, मोमेंटम ट्रांसफर। अब देखो हमें पता है जो फोर्स है, बॉल के ऊपर फोर्स, जो मॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहे हैं। अब जो फोर्स होता है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता था, तो यहाँ से जो P आ जाएगा, F आ जाएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, मोमेंटम इनटू, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय टाइम, ये आ जाएगा टाइम। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम ये हो जाएगा। अब यहां से मोमेंटम ट्रांसफर हमारा कितना आया है, एम एन ए वी एक्स स्क्वायर डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, जो फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एम एन ए वी एक्स, और डेल्टा वी एक्स स्क्वायर, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। और हमें क्या निकालना है, इसका प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया अगर निकालेंगे, तो यहाँ से प्रेशर की क्या वैल्यू आएगी, एम एन वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया से एरिया आ जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब हमने जो काइनेटिक थ्योरी गैसेस के अजम्पशंस में हमने क्या देखा था, कि जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। अलग अलग स्पीड के साथ मूव करेंगे, तो अलग अलग स्पीड की वैल्यू हम ले नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या लेंगे, उसमें एवरेज स्पीड लेंगे। उन जो हमारे अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो उन सब की स्पीड का हम एवरेज स्पीड लेंगे, क्योंकि हम सबकी अलग अलग स्पीड ले नहीं सकते इसमें, तो क्या करेंगे, हम एवरेज स्पीड लेंगे। तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एम एन, और जो स्पीड लेंगे वो हम एवरेज लेंगे, यानी वी एक्स बार, क्योंकि हम एवरेज स्पीड ले रहे हैं, इसलिए वी एक्स स्क्वायर का बार आ जाएगा।
तो ये आ गया था हमारा प्रेशर, क्योंकि हमने क्या ली थी, हमारी एवरेज स्पीड ली थी। अब क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है मॉलिक्यूल की, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, क्योंकि हमें तीनों डायरेक्शन लेनी पड़ेंगी, तो वी एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू जो वी एक्स जो स्पीड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी वही हमारी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगी और वही जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, तीनों की होंगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 वी एक्स का स्क्वायर बार का स्क्वायर प्लस वी वाई बार का स्क्वायर प्लस वी जेड बार का स्क्वायर, क्योंकि तीनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, तीनों अलग अलग क्या होंगे, कंपोनेंट में होंगे, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। तो 1/3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 सी स्क्वायर। अब ये सी क्या है, सी स्क्वायर इज द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। सी स्क्वायर इज द मीन स्क्वायर स्पीड, क्योंकि हमने मीन ली थी, एवरेज डिस्टेंस ही ली थी, एक टाइप से एवरेज स्पीड ली थी, तो सी स्क्वायर क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड सी स्क्वायर, और सी इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जब रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर करते थे तब आती है मीन स्क्वायर स्पीड, तो सी क्या हुई, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। तो यहां से आगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर को 1/3 और वी एक्स ये किसके इक्वल आई, सी स्क्वायर के, तो एम एन, और ये जो चीज आई थी ये सी स्क्वायर की इक्वल, तो एम एन सी स्क्वायर, और एम एन जो है, एम और एन जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल जो एम है, और एन क्या है हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल मास किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम यानी m बाय v किसके इक्वल आ जाएगा, रो, दैट इज डेंसिटी, यानी ये हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ द गैस आगे रो, डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू रो, तो रो, तो P है किसके इक्वल आ गया 1/3, इस mn को हमने क्या माना, रो, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम ये था, m क्या था हमारा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होते हैं वो रो के इक्वल होता है, तो 1/3 रो सी स्क्वायर। तो जो प्रेशर हुआ, प्रेशर जो एक्सर्टेड होता है गैस के थ्रू वो क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। ये प्रेशर कब होता है, ये एक्सप्रेशन किसके लिए आया है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, यानी कोई आइडियल गैस है वो एक वाल के, कंटेनर की वाल पर इतना प्रेशर जो है एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो ये आता, और एक और इसमें एक रिलेशन आता है बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, रिलेशन बिटवीन प्रेशर, किसके बीच में, जो प्रेशर होता है, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ये हो गया, प्रेशर क्या होता है 1/3 रो सी स्क्वायर, ये होता है प्रेशर, और काइनेटिक एनर्जी जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी रो हो जाती है, क्योंकि मास अगर मास हम मान लें 1 और वॉल्यूम भी अगर क्या जाए, वॉल्यूम अगर मान ले 1, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम अगर मान ले 1 उसकी, और रो तो हमारी रो के इक्वल हो जाएगा मास ऑफ द गैस, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, और मीन काइनेटिक एनर्जी जो होती है ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, वो किसके इक्वल होती है 1/2 रो सी स्क्वायर। ये कब होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो P/E, P ये होता है, E ये होता है, तो P/E किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 1/2 रो सी स्क्वायर एंड रो सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3, तो प्रेशर जो इनके बीच में रिलेशन आया, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस 2/3 इंटू, ये आ गया प्रेशर एंड काइनेटिक थ्योरी के काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। ठीक है, ये आया इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, तो हमारी जो काइनेटिक थ्योरी है उससे अब हम नेक्स्ट करेंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होती है गैस की। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।